नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर। खबरों का ये सिलसिला लगातार जारी है और खबरों के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। सुबह की ताजा तरीन खबरों को आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे एक छोटी सी इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश में आज एनडीए नेता चंद्रबाबू नायडू लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य होंगे समारोह में शामिल। ओडिशा में आज से होगी बीजेपी की सरकार। मोहन चरण मांझी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। केवी सिंह और प्रभाती परिदा होंगे उप मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर के जनता मैदान में होने वाले भव्य समारोह का हिस्सा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में आतंकवादी हमला। जवाबी कार्रवाई में कठुआ में मारा गया एक आतंकी, जबकि डोडा में 5 जवान घायल। वहीं रियासी हमले में शामिल आतंकी के स्केच जारी कर 20 लाख के इनाम की घोषणा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे देश के नए सेना प्रमुख। 30 जून को मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की लेंगे जगह। रूसी सेना में शामिल 2 भारतीयों की मौत। विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों की सकुशल वापसी का बढ़ाया दबाव। कहा, रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती पर लगाई जाए रोक। और खेल की खबरों में T20 विश्व कप में आज भारत के सामने होगी अमेरिका की चुनौती। जीत के रथ पर सवार होकर दोनों टीमों की नजर सुपर 8 में जगह बनाने की। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य नेता भी शामिल होंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। वहीं चंद्रबाबू नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो केसरपल्ली IT पार्क में सुबह 11:27 पर शपथ लेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि नायडू के साथ 24 मंत्री भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। चंद्रबाबू नायडू को एनडीए गठबंधन दल ने अपना नेता चुना है। चंद्रबाबू नायडू पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बने थे। 2024 के चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद वो चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में वापसी कर रहे हैं। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना वाले एनडीए ने हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में विधानसभा की 175 में से 164 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है। और वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने शपथ ग्रहण से एक दिन पहले चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि अमरावती राज्य की एकमात्र राजधानी होगी। वहीं चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा कल रात विजयवाड़ा पहुंच गए। एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसको लेकर तैयारियां अपने चरम पर हैं। डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने इस मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिली, आइए दिखाते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट के जरिए। मैं इस वक्त विजयवाड़ा के उसी स्थल पर हूं जो वही शपथ ग्रहण समारोह का स्थल है जहां पर चंद्रबाबू राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और इस वक्त तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं जो सामने स्टेज है, इस स्टेज को जो 80x60 का एक बड़ा स्टेज बनाया गया है जहां पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ आप देखेंगे कि चारों तरफ इसको डेकोरेट किया गया है। साथ में अगर देखें सिटिंग और बाकी जो अरेंजमेंट है तो एक लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों के यहाँ पर आने की संभावनाएं हैं। और अगर स्टेज के ऊपर देखेंगे तो एक बड़ी
एलईडी स्टेज पे एक बड़ी एलईडी लगाई गई है और एलईडी के चारों तरफ देखिए तो यहाँ पर गठबंधन की जो छवि है वो भी नजर आएगी। चारों तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और जन सेना पार्टी के जो लोगोज हैं वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करूं यहाँ की सुरक्षा को लेके तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं इसलिए इसकी सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। इस जगह की जो सुरक्षा है 3 लेयर में की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो पहली लेयर है वो एसपीजी के पास रहेगी और उसकी सुरक्षा को एसपीजी देखेगी। दूसरी लेयर के लिए जो है आर्म फोर्सेस रहेगी और जो तीसरी जो लेयर है वो आंध्र प्रदेश पुलिस के हाथ में रहने वाली है। तो कुल मिला के जो पुख्ता सुरक्षा इंतजाम की व्यवस्था की गई है, इस पूरी व्यवस्था को मॉनिटरिंग करने के लिए आंध्र प्रदेश कैडर के 5 आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो 24/7 इसकी निगरानी कर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई चूक ना रह जाए। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जनता कार्यक्रम में सम्मिलित होगी और सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा और 12:30 बजे तक जो ऑफिशियल टाइम है 11 से 12:30 यानी कि 1.5 घंटे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई कैबिनेट मंत्री रहने वाले हैं और ऐसा बताया गया है कि 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी यहाँ पर न्योता दिया गया है। इस कैमरामैन सत्या के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात ओडिशा की करते हैं, जहां पर आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी विधायक दल के नेता मोहन चरण मांझी आज ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। मोहन मांझी क्योंझर से विधायक हैं, तो वहीं केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा उप मुख्यमंत्री होंगे। भुवनेश्वर में आज दोपहर बाद होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि मोहन चरण मांझी ओडिशा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और 4 बार के विधायक हैं। साथ ही सार्वजनिक सेवा और संगठनात्मक कौशल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। साल 2000, 2004, 2019 और 2024 में क्योंझर सीट से वो विधायक बने। और इसके अलावा अगर बात की जाए उनकी, तो जनजातीय समुदाय से आने वाले मांझी उत्तरी ओडिशा से आते हैं। उत्तरी ओडिशा से वो ताल्लुक रखते हैं। ओडिशा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और 4 बार के विधायक भी हैं मोहन चरण मांझी और उनके पास में अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा अगर कनक वर्धन सिंह देव की बात करें तो ओडिशा के पूर्व कैबिनेट मंत्री, भाजपा ओडिशा के वहीं 6 बार से विधायक भी रहे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी वो चुनाव जीते हैं और पश्चिमी ओडिशा की अगर हम बात करें तो वहां से आने वाले अनुभवी राजनीतिज्ञ के रूप में वो जाने जाते हैं। ओडिशा के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं कनक वर्धन सिंह देव। और प्रभाती परिदा की अगर हम बात करें तो ओडिशा के खंडायतों के सबसे बड़े समुदाय से उनका सीधा संबंध है। पेशे से वकील हैं और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। निमापारा से पहली बार विधायक बनी है प्रभाती परिदा और उप मुख्यमंत्री के तौर पर अब उन्हें चुना गया है। ओडिशा के खंडायतों के सबसे बड़े समुदाय से उनका सीधा संबंध है। मोहन चरण मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पुरी जाएंगे और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर पदभार संभालेंगे। काल शपथ पाठ के बाद हम सेक्रेटरिएट आएंगे और उसके बाद हम पूरी जाएंगे, महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और पूरी दर्शन के लिए में जाएंगे और दर्शन के बाद हमारा अगला कार्यक्रम हम निश्चित भाव में आपके पास रखेंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां पर 2 जगहों पर आतंकवादी हमला हुआ। कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हीरानगर सेक्टर के सैदा गांव में एक घर पर आतंकवादियों ने हमला किया। हमले की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों की एक टीम वहां मौके पर पहुंच गई। 2 आतंकवादियों में से एक को कल रात मुठभेड़ में मार गिराया गया, तो वहीं दूसरा आतंकी फरार होने में कामयाब रहा है, जिसको पकड़ने के लिए तलाशी अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी भी कर दी है। हमले में एक नागरिक के घायल होने की भी जानकारी है। वहीं फरार आतंकी की तलाश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो कठुआ में आतंकी हमला हुआ है, लेकिन फिलहाल एक आतंकी को मार गिराया गया और दूसरा आतंकी फरार चल रहा है, जिसकी लगातार तलाश की जा रही है और तलाश के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। और कठुआ के अलावा वहीं डोडा में भी आतंकी हमला हुआ। यहाँ
चत्तरगला इलाके में बीती रात आतंकवादियों ने भारतीय सेना के टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस TOB पर फायरिंग कर दी। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और एक SPO के घायल होने की जानकारी है। घायल जवानों का फिलहाल इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी चल रही है। सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी भी कर ली गई है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी ताहिर इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ताहिर, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इन आतंकी हमलों को लेकर के? किस तरीके से अब तलाशी अभियान वहां पर चलाया जा रहा है दोनों ही जगहों पे? जी बिल्कुल, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये जो जहाँ पे छतरगला है, इसकी हाइट जो है 12,000 फीट अबव सी लेवल है समंदर तल से। तो वहाँ पे रात को करीबन 11:30 बजे ग्रेनेड अटैक किए गए हैं, जो कि इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं। ग्रेनेड फेंके गए हैं वहाँ पे जो चेक पोस्ट रहती है, क्योंकि ये बॉर्डर है डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, ये हाईएस्ट पॉइंट है इस रोड का। तो वहाँ पे ग्रेनेड से हमला हुआ है। उसके बाद करीबन 4 घंटे कंटिन्यूसली वहाँ पे फायरिंग, तबादला हुआ फायरिंग का। और उसमें जो है उसके बाद सुबह के टाइम 6 जो सुरक्षा बल के जो अधिकारी थे, जो 5 जिसमें RR के जवान थे और 1 SPO था, उनको हॉस्टल में भर्ती किया गया है। वो इंजर्ड हुए हैं। इस वक्त पूरा सुरक्षा चौकस कर दी गई है। और फिलहाल जो भद्रवाह पठानकोट हाईवे है, उस पे गाड़ियों की आवाजाही पे पाबंदी लगा दी गई है और सिर्फ आर्मी की गाड़ियां उस पे जा रही हैं। और थोड़ी ही देर में यहाँ पे ADGP J&K पुलिस आनंद जैन, जो रात को हीरानगर कुठवा में थे, वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और फिलहाल मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और सर्च एंड कार्डन ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके को घेर दिया गया है। जो छतरगला का एरिया है, गुलडंडा का एरिया है, जहाँ पे काफी टूरिस्ट भी जाते हैं, उसको पूरी तरह से घेर दिया। और इस वक्त फिलहाल फायरिंग रुक गई है। सुबह के 4 बजे से फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन जो है सर्च एंड कार्डन ऑपरेशन जारी है इस वक्त। जी ताहिर, अगर देखा जाए तो वहां पर जो आम नागरिक हैं, उनकी किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त की गई है इस तलाशी अभियान के जरिए? देखिए, जहाँ पे ये हुआ है छतरगला में, वहाँ पे आम लोग तो नहीं होते, क्योंकि जो मैंने कहा कि समंदर तल से 12,000 की फीट की हाइट पे है, उस जगह पे हुआ है। और जो भद्रवाह टाउन से जहाँ पे आबादी खत्म होती है, वहां से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे है। हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप पॉइंट है। इसलिए जो लोग हैं वो तो जो सिटी में है इस वक्त, उनको सुरक्षा का कोई मसला नहीं, क्योंकि चौकसी तो बढ़ा दी गई है। और उस एरिया में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन लोगों में थोड़ा भय है, क्योंकि काफी करीबन 15 साल के बाद यहाँ पे कोई आतंकी वारदात हुई है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में फायरिंग हुई है। और इतने सुरक्षा बल जो है, 5 जो सुरक्षा अधिकारी है वो घायल हुए हैं और एक SPO भी घायल हुआ है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया ताहिर, आपके पास वापस आएंगे, वापस तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया। तो वहीं 2 जगह पर ये आतंकी हमला हुआ है। इससे पहले अगर हम नजर डालें तो जम्मू कश्मीर के ही रियासी में हुए आतंकी हमले की अगर हम बात करते तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के एक बस पर हाल ही में हुई फायरिंग मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों का एक स्केच जारी किया है और उसके बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। रियासी पुलिस ने आतंकवादियों की जानकारी देने के लिए कई फोन नंबर भी इस वक्त जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि ये स्केच जारी किया गया, रियासी बस फायरिंग मामले में आतंकी का ये स्केच जारी किया गया है और जो भी व्यक्ति इस आतंकी के बारे में कोई भी जानकारी देता है उस पर 20 लाख रुपए का इनाम उसे दिया जाएगा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का रुख करते हैं, जहां केंद्रीय मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सिलसिला लगातार जारी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दूरदर्शन संवाददाता रमा त्यागी से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जनता के लिए समर्पित होने की बात कही। पंकज चौधरी ने कहा कि पूर्वांचल की सीरत और सूरत दोनों ही बदली है। MOH फाइनेंस पंकज चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। इन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण किया है। दोबारा से सर आपको ये जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ प्रायोरिटीज़ रहेंगी, क्या प्राथमिकता है? देखिए, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे पूरा ये चार्ज दिया है और मैं उनके विश्वास पे निश्चित तौर से खरा उतरने का प्रयास करूँगा। किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य तय किया है उसको लेते हुए और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बड़े फैसले लिए जाएंगे, तो किस तरह से आप देखते हैं कि एक बड़ा जो कार्य व्यवहार है, कार्य संस्कृति है, रफ्तार है, वो देखने को मिलेगी? देखिए, पुरानी संस्कृति जो थी उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने बदलने का भी कार्य किया और अगर आप मंत्रिमंडल के विस्तार को देखें तो लगभग सभी बड़े मंत्रालय जो मंत्री थे वो सब रिपीट किए गए कि एक दिन भी देश का खराब नहीं होना चाहिए। देश की जनता ने मुझे अपना
आशीर्वाद दिया है, तो उसका एक एक पल हम इस्तेमाल करके देश की कार्य में लगाएंगे। जिस तरह के फैसले लिए, फर्स्ट कैबिनेट फैसला प्रधानमंत्री ने शुरुआत की तो उन्होंने किसानों के हित में की, इसे देखते हुए किस तरह से आपको लगता है कि नए जो बड़े फैसले हैं वो लोगों के हित में होंगे, और जो 4 स्तंभ प्रधानमंत्री ने बताए हैं उनको देखते हुए जो वित्त मंत्रालय है उसके भी फैसले रहे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का फैसला शुरू से बहुत फास्ट और बहुत तेज होता है, राष्ट्र हित में होता है, और उसी को देखते हुए किसानों के हित में, गरीबों के हित में उन्होंने जो फैसला लिया है, और इसी प्रकार से देश में जो जो चीज़ें अभी पेंडिंग हैं उन सब को कहीं ना कहीं पूर्ण करने के लिए हम सब तत्पर रहेंगे। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प, जिसमें सबको आत्मनिर्भर बनाते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है, आपको लगता है कि ये जो कुछ प्रेशर भी है या कुछ चुनौती भी है, किस तरह की तैयारी? देखिए, 2047 का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है, और उसको कहीं ना कहीं फेज वाइज, अगर इस 5 साल हमें क्या करना है, अगले 5 साल क्या करना है, उन सब चीज़ों को, टारगेट को हम लोग निश्चित तौर से पूर्ण करके 2047 का जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। पूर्वांचल से आप आते हैं, क्या कुछ सौगात देखने को मिल सकती है? देखिए, पूर्वांचल में जब से देश में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, अगर पूर्वांचल को देखें तो पूर्वांचल की सीरत और सूरत बदली है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, एम्स हो, फर्टिलाइज़र हो, ये सारी चीज़ें हुई हैं, और भविष्य में और भी जो कमियां उसको पूर्ण करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के अगले सेना प्रमुख होंगे। वो 30 जून को मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी हैं। वहीं आपको बता दें कि जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार मिला था। उनका कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा था, लेकिन देश में आम चुनावों के बीच सरकार ने उन्हें 1 महीने का एक्सटेंशन देने का अहम निर्णय लिया था। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात मौसम की कर लेते हैं। दरअसल देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, तो वहीं मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा कि भीषण गर्मी फिर से शुरू हो गई है और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जारी रहेगी। तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पंजाब के पटियाला में तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लगातार आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों सहित कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। और आगे बढ़ते हुए बात अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी कर लेते हैं, जहां रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्षों में हाल ही में 2 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर आई है। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में एक बयान जारी किया है। इसके साथ ही बताया कि दोनों भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती किया गया था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने रूस के साथ इस मामले को सख्ती के साथ उठाया है और रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र वापसी की मांग की है। भारत की ओर से यह भी कहा गया है कि रूसी सेना की ओर से भारत के किसी भी नागरिक की भर्ती पर आगे रोक लगाई जाए। ऐसी किसी भी तरह की गतिविधियां दोनों देशों की साझेदारी के अनुरूप नहीं होंगी। इसके साथ ही भारत ने रूस में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वो रूस में रोजगार ढूंढते समय सावधानी बरतें। वहीं दक्षिणी चिली में भारी बारिश से लोगों का आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 400 घरों में पानी भर गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए चिली पुलिस और बचाव टीमों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, तो वहीं कई अन्य क्षेत्रों को खाली करने का आदेश दिया गया। अरोको शहर में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। स्पेनिश द्वीप पर भारी बारिश के बाद पाल्मा डी मलोरका हवाई अड्डे के आसपास बाढ़ का पानी भर गया। जारी इस एक वीडियो में हवाई अड्डे के बाहर पार्किंग एरिया में वाहनों को टायरों तक डूबते हुए देखा गया, तो वहीं वाहनों के आवागमन में भी बाढ़ का असर साफ तौर पर देखा गया। राष्ट्रीय मौसम एजेंसी
AEMET ने बताया कि हवाई अड्डे पर तकरीबन 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की बारिश दर्ज की गई, जो 1 घंटे से भी कम समय में 9 सेंटीमीटर तक पहुंच गई। और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं खेलों से जुड़ी खबरों की। दरअसल ICC T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना अब तक अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाने वाली मेजबान अमेरिका से होगा। दोनों टीमों ने अब तक प्रतियोगिता में 2-2 मुकाबले जीते हैं और ऐसे में दोनों टीमों का इरादा इस मुकाबले को जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने पर होगा। अमेरिका ने प्रतियोगिता में पाकिस्तान को हराकर सभी को चौंका दिया था। ICC T20 विश्व कप में जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम का सामना तीसरे ग्रुप मुकाबले में मेजबान अमेरिका के साथ होने जा रहा है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम जब न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में मैदान पर उतरेगी तो उसकी नज़र सुपर 8 में स्थान बनाने की होगी। भारत ने T20 विश्व कप 2024 में अपने पहले 2 मैच लगातार जीतकर शानदार शुरुआत की है। खास तौर से उन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार 119 रनों का लक्ष्य बचाया था, उससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। भारतीय टीम ने विश्व कप से ठीक पहले IPL खेला है, तो उनके सभी खिलाड़ी T20 क्रिकेट की अच्छी लय में हैं। विश्व कप से पहले उन्होंने अभ्यास मैच में बांग्लादेश को हराया था। हालांकि पहले दोनों मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाज उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। रोहित शर्मा तो अच्छी लय में लग रहे हैं, लेकिन विराट कोहली पहले दोनों मुकाबलों में जल्द ही पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में वो इस मुकाबले में फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेंगे। टीम इंडिया को अपनी बल्लेबाजी को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। भारतीय टीम अपने प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव कर सकती है। शिवम दुबे की जगह यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है। जायसवाल खेलते हैं तो विराट फिर अपने पसंदीदा नंबर 3 की पोजीशन पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सूर्य कुमार यादव भी पहले 2 मैच में असफल रहे हैं, जिसके कारण उनके चयन पर सवाल उठने लगे हैं। ऋषभ पंत ने चोट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जोरदार वापसी की है। पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत में वो सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। न्यूयॉर्क की उतार चढ़ाव भरी पिच पर तेज गेंदबाजों की भूमिका फिर से अहम होने वाली है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में भारतीय गेंदबाज अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की तिकड़ी ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी इनका अच्छा साथ दिया है। बुमराह आयरलैंड और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी गेंदबाजी ने ही मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ा था। वहीं मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने दूसरे छोर पर बुमराह का अच्छा साथ निभाया है। दूसरी तरफ बात अगर अमेरिकी टीम की करें तो टीम ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए भारत उन्हें हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा। उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन किया है और भारत के खिलाफ जीत उनका सपना होगा। अगर USA को बुधवार को बड़ा उलटफेर करना है तो सौरभ नेत्रवलकर, आरोन जोन्स जैसे खिलाड़ी बड़ी भूमिका निभाएंगे। इस मैच में भारत के खिलाफ 6 भारतीय मूल के खिलाड़ी खेलने वाले हैं। प्रतियोगिता में अमेरिका काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में वो 8.51 की रन रेट से रन बना रहे हैं, जो तीसरा सर्वाधिक है। न्यूयॉर्क से तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। साथ ही ब्रेक के उस पार देखिए हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा, मेरे और सहयोगी मुकुल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।